वैसे मैं अभिनंदन करते हुए धन्यवाद भी आप लोगों को देकर ही इस पत्रकार वार्ता का प्रारंभ करता हूँ। पिछले कई दिनों से आप पूर्ण सहयोग से हमारे इस कार्यकारी मंडल के बैठक के बारे में उत्सुकता से जन जन तक विचार पहुंचाने का कार्य आप कर रहे हैं और मीडिया के सभी बंधुओं को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद भी देता हूं। और प्रयाग में संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक यह सफल होने में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने समाज के सहयोग से अपार परिश्रम किया है। पूरे देश से 379 कार्यकर्ता अपेक्षित थे। सभी अखिल भारतीय पदाधिकारी हमारे क्षेत्र के माननीय संघ चालक, प्रांत के संघ चालक, अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य, इन सब के मिलाकर उसमें 372 उपस्थित रहे। तो ऐसे एक दृष्टि से उपस्थिति की दृष्टि से बहुत ही सफल बैठक है। पिछले 2 साल में इतने पूर्ण प्रमाण से बैठक होने में कोविड महामारी के कारण हम नहीं कर पाए थे। कार्यकारी मंडल बैठक में बड़ी संख्या में बहुत रिस्ट्रिक्ट करके करना पड़ा था। यहाँ जैसे पहले बताया सेशन में की उपस्थिति में यह बैठक होती है। इस बैठक में वर्ष के प्रारंभ हमारे सामान्यतः संघ शिक्षा वर्ग समर कैंप्स जो होते हैं, उसके बाद अगले प्रतिनिधि सभा बैठक की दृष्टि से वर्ष के समय की दृष्टि से मध्य होते हैं। विजयदशमी के बाद और दीपावली के पहले इस बीच के कालखंड में हर वर्ष यह बैठक होती है। हम एक बार अर्ध वर्ष की समीक्षा करते हैं और आगे के विचार करते हैं इस वर्ष के संदर्भ में। संगठनात्मक कार्य की दृष्टि से हमारे लक्ष्य के दृष्टि से बहुत अच्छा एक निवेदन यहाँ लोगों से हमको सुनने को मिला। संघ कार्य ने 2024 तक इस कार्यकाल 3 साल पूरे होते हैं। 2025 में संघ के शताब्दी वर्ष भी है। हर 3 वर्ष में हम कार्य विस्तार के लक्ष्य बनाते हैं। उस दृष्टि से पिछले 1 वर्ष में संघ के स्थानों की संख्या और शाखाओं की संख्या, स्थानीय उदाहरण के लिए प्रयाग एक स्थान है, यहाँ कई शाखाएं, ऐसे कोई जिला केंद्र हो सकता है, कोई खंड केंद्र हो सकता है, उसको हम एक स्थान मानते हैं। एक ही खंड के या जिला केंद्र में कई शाखाएं होती हैं। तो अभी पिछले 1 साल में इस दृष्टि से प्रगति जो हुई है वो अभी पिछले वर्ष 2021 के इसी बैठक में 1 साल की पहले 33,658 स्थानों पर 54,382 संघ की शाखाएं चलती, वो बढ़कर अभी 38,192 स्थानों पर 61,045 शाखाएं अब चल रही हैं। तो लगभग 6,600 शाखाओं की संख्या पिछले 1 साल में बढ़ी है। प्रत्येक राज्य में भी इसी प्रकार की बढ़ोतरी की एक दृश्य आपको दिखाई देता है। यह नित्य शाखा की दृष्टि से जैसे हम साप्ताहिक मिलन भी करते हैं, वो भी शाखा के स्वरूप में होता है, दिन नित्य के नहीं है, सप्ताह में 1 दिन के। समाज के भिन्न भिन्न श्रेणी कॉलेज विद्यार्थी हैं, कोई एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र में किसान हैं, ऐसे प्रतिदिन शाखा में नहीं आते, लेकिन सप्ताह में 1 दिन आता है। एक रचना अलग से बना
संख्या भी बढ़ी है। पिछले एक साल में वो लगभग 4000 संख्या बढ़ी है। अभी 22,077 स्थानों पर साप्ताहिक मिलन अब चल रही है। मासिक संघ मंडली चलाते हैं। समाज के लोगों के कुल मिलाकर समाज, राष्ट्र, संस्कृति, हिंदू विचार, अपने घरों में जीवन मूल्य, समाज के लिए सेवा करना, संवेदना से कुछ कार्य करें, अपने घर में संस्कृति की दृष्टि से अगली पीढ़ी को समझाएं। इस प्रकार के एक संघ मंडली के कार्य चलता है, जो संघ की शाखा में जैसे कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के, लेकिन संघ के एक नेतृत्व में संघ के पहले से चलते हैं। ऐसे मासिक मंडली 9,700 स्थानों पर अधीन है। इसमें भी लगभग 1800 बढ़ोतरी हुई। मैं बढ़ोतरी इसलिए विशेष रूप से उल्लेख मैंने किया, वैसे संघ के कार्य में हर वर्ष होती है, लेकिन बीच के 2 वर्षों की महामारी के कालखंड में जो एक हमें मिलने में भी दिक्कत थी, शाखा चलाना संभव नहीं था, प्रवास बैठकें नहीं होती थी जितने प्रमाण में होना है, इसलिए उस सारे दृष्टि को देखेंगे तो हम कोरोना की स्थिति से अभी तुलना करेंगे तो लगभग पुनः आ गए, यानी अच्छी स्थिति अभी इसमें और बढ़ोतरी होने। इस वर्ष में जो मार्च प्रतिनिधि सभा होने वाली है मार्च महीने में, तब तक का अधिक से यह संख्या और बढ़कर लगभग इसमें हर एक प्रतिशत देखेंगे तो और 1.5-2% आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, उतनी संख्या हो। तो इस रीति से संघ के कार्य बने में हम कार्य विस्तार के कई प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए एक खंड है ब्लॉक, उस प्रखंड में सभी मंडल में शाखा होनी चाहिए, एक मंडल में सभी गांवों में शाखा हो, नए पंचायत। ऐसे सोचेंगे तो बहुत सारे प्रांतों में उस स्थिति को भी लगभग 99%, 95% पहुंचेंगे। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के 6 प्रांतों में, मध्य प्रदेश के 4 प्रांत है, मालवा, मध्य भारत, महाकौशल, ऐसे प्रांतों में ऐसी स्थिति है। केरल में, चित्तौड़ राजस्थान के 1/3 उदयपुर हो गए, ब्रज प्रांत यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक हिस्सा जो ब्रज क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में पूर्ण खंड की स्थिति सभी खंडों में आ गई, यानी वहां हर खंड के सभी मंडल में शाखा है। हम इसलिए हर जिले में तो एक खंड तो सभी ऐसे बने, ऐसे इस बैठक में हमने तय किया है, तो ताकि 2024 के अंत तक यानी शताब्दी वर्ष 2025 में से पहले हिंदुस्तान के हर मंडल में संघ के किसी न किसी रूप से शाखा साप्ताहिक मिलन पहुंचना है, क्या हमारी योजना है। नौजवान लोग 1 साल 2 साल देने के लिए पिछले 2 साल में जो हमने प्रयत्न किया, लगभग 3000 युवक अभी इसी शताब्दी वर्ष के विस्तार यानी पूर्ण समय देने वाले निकले हैं। इनकी संख्या और 1000 तक बढ़ सकती है आने वाले 6 महीने में। पूजनीय सरसंघचालक जी देश के प्रमुख व्यक्ति, हिंदू समाज की दृष्टि से सभी लोग मानते हैं। पूजनीय सरसंघचालक के प्रवास वर्ष भर निरंतर चलता है। संघ के कार्यक्रमों के मार्गदर्शन देने के लिए तो संघ की बैठक होती है, समाज के लोगों से भी मिलना होता है, समाज के लोग भी कई बार निमंत्रण देते हैं। इस वर्ष विशेष उल्लेखनीय यह है, पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय, त्रिपुरा उल्लेख के लिए मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, वहां के जनजाति लोग हम हिंदू हैं, हमारे कार्यक्रम में आना चाहिए, ऐसे उन्होंने भी आशा व्यक्त की, अपनी योजना बनी। मेघालय के बहुत सारे लगभग 11-12 जनजातियों के लोग वहां सामने आए और कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनके कार्यक्रम में निमंत्रण दिया, वहां भी जाना हुआ। उस
जनजाति नेतृत्व सरसंघ चालक से मिलना है। त्रिपुरा के बहुत सारे लोग जनजातीय हिंदू है, ऐसे उन्होंने पूर्ण रूप से इस विषय को स्वागत किया। ऐसे एक विशेष उल्लेखनीय बात सरसंघ चालक जी के देश भर के प्रवास को कई जगह होते हैं, मैंने उत्तर पूर्वांचल का उल्लेख किया। संघ के प्रशिक्षण के जो वर्ग है वो हर वर्ष सामान्यतः जून जुलाई में ग्रीष्म काल में होते हैं। पिछले वर्ष हम प्रति वर्ष वो किए थे, उसमें 2 वर्ष नहीं कर पाए थे महामारी के कारण। इस वर्ष नवंबर में दूसरा प्रति वर्ष होगा, उसमें लगभग 800 संख्या उसमें मिलेगी। वो भी 25 दिन के उस शिविर में प्रशिक्षण वर्ग उसमें देश भर से कार्य करता है। प्राथमिक वर्ग सामान्य वर्ष में अन्य राज्यों में वहां के छुट्टी स्कूल के वगैरह वहां के प्रतिनिधि वगैरह देखकर करते हैं। कुछ राज्यों में अभी नवंबर के दसरा दिवाली की छुट्टी रहती है 8-10 दिन, या दिसंबर में विंटर की छुट्टी कुछ राज्यों में होती है। गत वर्ष 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता 7 दिन के प्रशिक्षण वर्ग में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस वर्ष भी यह संख्या उससे अधिक होगी। ज्वाइन आरएसएस करके जो हमारे वेबसाइट पर हमें 2 प्रकार है। एक संघ के स्वयं सेवक अपने कार्य क्षेत्र में स्वयं जाकर हम लोगों से संपर्क करके संघ में उनको जोड़ने का प्रयत्न करना, यह दशकों से हम करते आए। लेकिन हमने 2010-11 में संघ के वेबसाइट पर ज्वाइन आरएसएस लोग अपनी इच्छा से जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मौका दिया। वह संख्या अभी इस वर्ष 1,20,000 स्वयं होकर ज्वाइन आरएसएस करके वो स्वयं मिलना चाहते हैं, संघ से जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे समाज में जो उत्सुकता बढ़ी है, इसका एक द्योतक है, स्वयं होकर संघ से जुड़ने के लिए। पिछले वर्षों में हमारा अनुभव है, इस प्रकार आए हुए बहुत सारे लोग संघ के नित्य के कार्य में किसी प्रकार के दायित्व लेकर, किसी प्रकार के सेवा प्रकल्प में, हमारे कई प्रकार के गतिविधि है, परिवार प्रबोधन है, सामाजिक दृष्टि से समरसता के विषय है, या ग्राम विकास के हैं, इन विषयों में भी अपने अपने रुचि के हिसाब से वो जुड़ते हैं। अमृत महोत्सव जो देश भर में अगस्त महीने में हुआ था, आप लोगों को तो यहाँ उत्तर प्रदेश में और व्यापक रूप से एक गांव में पिछले वर्ष उस कारण से एक जिले में जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, उनके नाम कहीं इतिहास पुस्तक में नहीं होगा, लेकिन उस जिले के लोगों को मालूम है, उसकी कहानियां हैं, लोकगीत में, लोक कहानी में वहाँ उल्लेख भी होता है। कई जगह पर उनके परिवार के लोग आज भी हैं, इसलिए ऐसे लोगों के मिलने का एक बहुत व्यापक प्रयास जो हुआ, उसके बाद गांव-गांव में जो एक वातावरण बना, देश में राष्ट्रीयता के स्व के स्वतंत्रता के आंदोलन में लोगों ने जिस प्रकार भारत के स्वाभिमान, भारत की आत्मा की दृष्टि से उन्होंने काम किया था, उसको उजागर करने में इस प्रकार के कार्यक्रम केरल से लेकर असम तक हर जगह पर, यहाँ भी कई प्रांतों के उल्लेख के कथन उन्होंने किया। तो विजयदशमी भाषण में मोहनराव भागवत जी ने 2-3 विषयों के संदर्भ में उन्होंने कहा था, उसके अनुवर्तन के दृष्टि से हमने यहाँ विचार किए। एक स्वावलंबी भारत योजना के संदर्भ में उन्होंने कहा था, गांव-गांव में रोजगार के सृजन की दृष्टि से प्रयत्न करने के 8-10 संगठन, समाज के भी उद्योगपति, एक्सपर्ट्स, ऐसे लोगों से मिलकर कार्य कर रहे हैं। उसमें स्किल ट्रेनिंग करना, अपस्किलिंग करना, स्थानीय दृष्टि से लोगों को इसमें रुचि उत्पन्न करना, लोग गांव से पलायन करके शहरों में जाकर नौकरी ढूंढने के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। क्या हम अपने ग्रामीण भारत के, अपने
रोजगार के स्थानीय अवसरों को और अच्छा बना सकते हैं क्या? समाज में भी इसकी उत्सुकता बहुत है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इसको करने के लिए अपने तज्ञता को, अपने संसाधन को इस विषय में लगाने के लिए आगे आए हैं। स्वावलंबी भारत योजना की इस प्रयत्न के कारण स्वदेशी जागरण मंच उद्योग भारत के इन लोगों के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन हमने यह जब प्रारंभ हुआ, संघ के कार्यकर्ताओं को अपने ग्राम विकास के बाकी इसमें इसके साथ जुड़कर काम करने के लिए कहा था। बहुत अच्छा इसका एक परिणाम मिला है। उसमें आने वाले दिनों में और कुछ अधिक प्रयास करने से इसमें सफलता की गुंजाइश अधिक है ऐसे लगता है। उसी के साथ और एक बात, जनसंख्या असंतुलन के बारे में सत्संग चालक ने अपने विजयदशमी भाषण में से रखा था। उस दृष्टि से देश में जनसंख्या की संख्या ज्यादा हो गई थी, विस्फोट हो गया, यह चिंता होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि अपने संसाधन कितने हैं, सभी लोगों के पेट भरना चाहिए, हाथों को काम देना चाहिए। यह नहीं कर सकते तो जनसंख्या बढ़ने से समस्या होगी। एक तरफ ये, लेकिन लोगों के जनसंख्या बढ़ने से देश की एक संपत्ति भी है। अब युवक इस देश में है, इसलिए हम बहुत गर्व से कहते हैं भारत युवकों का देश है, युवाओं का देश है। क्या आने वाले 10, 20, 50 वर्षों के बाद देश बूढ़े लोगों का देश हो गया? तो जैसे दुनिया में कुछ देशों में यह अनुभव में आया, जापान में, चीन में वगैरह, तो हमारे देश ऐसे होना नहीं चाहिए। हर परिवार में बच्चों के सही विकास होने के लिए वह भी आवश्यक है कि वातावरण ऐसे बने। तो इसलिए छोटे बच्चों के संस्कार केवल स्कूल में देने से नहीं होता, वो तो होता ही है, लेकिन घर में भी ऐसे संस्कार मिलना चाहिए। तो आसपास में एक गली में, मोहल्ले में 10, 20, 25 बच्चे एक साथ ऐसे कर रहे हैं तो देखने से भी आनंद होता है और उनके स्वभाव में भी उसका स्वाभाविक रूप से असर होता है। तो इन दोनों का संतुलन करते हुए देश में जनसंख्या असंतुलन भी है और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत क्या है। पिछले 50 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई। भारत के विभाजन भी हुआ, सूडान में हुआ, कोसोवो का जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके। तो इस दृष्टि से भी एक सतर्कता, सजगता समाज के अंदर रहना चाहिए। इन बातों को जो विजयदशमी भाषण में सत्संग चालक ने स्पर्श किया था, उसके आधार पर करणीय बातों के संदर्भ में यहाँ चर्चा हुआ। इसलिए अपने यहाँ समाज में इसका प्रबोधन होना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए। इसलिए स्थान पर स्थानीय लोग मिलकर इस विषय में जानकारी अधिक थे और देश में एक समग्रता से, एकाग्रता से सभी को लागू होने वाली जनसंख्या नीति बने, ऐसे उसकी भी हमने यहाँ चर्चा की है। और मुख्य रूप से आने वाले दिनों में कार्य विस्तार की बात की है और इन विषयों को लेकर समाज में चल रहे सेवा कार्य, बाकी परिवार प्रबोधन, अपने ग्राम विकास के कार्य, व्यवधान के लिए हम प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव चयन करो और उस ग्राम के सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कैसे उस गांव का विकास हो सकता है। तो ऐसे कुछ बातें यहाँ हमने पुनः संकल्प लिए हैं, इसके स्थिति में आगे बढ़ के रहे। तो मैं एक बार आप सभी को पुनः धन्यवाद देने के लिए और इन विषयों को आपके समूह का करने के लिए आया था। नमस्कार। आपको सर, आपने कहा जनसंख्या असंतुलन के दृष्टि से, जैसे एक परिवार में कितने रहने चाहिए? 2.1 से अधिक रहने चाहिए परिवार में।
संख्या, अब वो 1.9 से कम हो गया है। ये पिछले 10-20 वर्षों में ऐसे हुआ है। एक बार 3 दिन अब कुछ समय पहले जनसंख्या के नियंत्रण करने के लिए प्रयत्न करके सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के प्रयत्न 40-50 साल पहले प्रारंभ हुआ था। तो इस के होने से मैंने जैसे कहा, आने वाले वर्षों में बच्चों के, युवकों की संख्या कम होकर बुढ़ों की संख्या के अनुपात ज्यादा होने की संभावना आने वाले 30 वर्षों में 40%। एक आकलन। दूसरा है, हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मकानकरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ा। तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को, दूसरा उस पर बांग्लादेश के, बांग्लादेश से उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार में देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यही इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था। अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास वहां तो हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए। तो इन कारणों से वहां के सामाजिक आर्थिक दृष्टि से तनाव पैदा होते हैं। तो ये तीनों कारण जनसंख्या के असंतुलन के जवाब है। ये पीछे हो गई। वैमनस्य बढ़ रहा है आपस में, चाहे जाति हो चाहे धर्म हो। संघ तो इसलिए सभी को लेकर चलना चाहिए, ये संघ का आग्रह पहले से ही है। हम तो इसलिए हिंदू सुधरा सर्वे का है, किसी भी प्रकार के भेदभाव समाज में उत्पन्न नहीं करना है और ऐसे भेदभाव उत्पन्न करने के जो प्रयास होते हैं उसको समाज इस विषय को जागरूक रहकर उसका खंडन करना चाहिए, उसके शिकार नहीं बनना चाहिए। इसलिए हम सामाजिक सद्भाव बैठकें करते हैं संघ से, सभी जाति बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करना, जिले के, ब्लॉक के लेवल पर साधु संतों के कभी कर रहे थे, साधु संतों भी अलग अलग जाति बिरादरी के उनके अनुयायी हैं। ऐसे सामाजिक सद्भाव बैठकें करते हुए ये जो आपने कहा वैमनस्य, आपस में द्वेष, दूरी, ये ना हो, उल्टा हम सहयोग कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए व्यसन मुक्ति करने हैं, ये केवल कानून करने से नहीं होगा, हमारे मंदिरों की स्वच्छता होनी है, या जनसंख्या के संदर्भ में जनजागरण होने हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान बढ़ने हैं। तो इसलिए अभी कोविड के समय सभी अपने देश के लोग एक दूसरे के सहयोग करने के कारण बहुत बड़ी इस महामारी को समाज ने अच्छे ढंग से सामना किया। सरकार ने तो अपने काम किया। केवल संकट के समय में आपस में कुछ सहयोग 4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए देने से नहीं होगा, इसको साल भर करना है। तो सामाजिक सद्भाव के एक निरंतर प्रयत्न इसलिए संघ करना है। तो एक सवाल है कि इस बार की बैठक प्रयागराज की क्यों कराई आपने? 2 साल पहले भी हुई थी पूर्वोत्तर हिमाचल में, इस बार भी प्रयागराज में, तो क्या मतलब मेन फोकस क्या है इसका, मतलब प्रयागराज ही क्यों? क्या जो आपकी बैठक का आयोजित बैठक हुई है, नहीं, हम अलग अलग जगह पर करते हैं जहाँ के कार्यकर्ताओं ने आने के लिए। पिछले वर्ष कर्नाटक में, धारवाड़ में हुआ था। देश के संगठन है, सब जगह करते हैं, कोई भी सरकार ने नहीं किया। यहाँ के 2-3 जगह पर सब कुछ एक एक प्रश्न है ऐसी मान अल्पसंख्यकों से बातचीत वार्तालाप की कोई बातें हुई है क्या अल्पसंख्यक समुदाय से? हम अल्पसंख्यक ऐसे किसी को अल्पसंख्यक की कल्पना ही अपने देश में वो ठीक नहीं, ऐसे का पहले सब देश के नागरिक हैं, ठीक है, अलग अलग पूजा पाठ अपने स्वभाव के वो अनुपालन करते हैं, कर सकते हैं, देश की विविधता है, हम सभी के संपर्क रखते हैं। आप जिनको अल्पसंख्यक है वो वार्ता भी पिछले 40 साल से भी वो भी चल रहा है। पूजनीय गुरु जी, पूजनीय बाला साहब देवव्रत जी के कालखंड में भी ऐसे वार्ता हुआ है। ईसाइयों ने मीटिंग में भी अपने संघ के अधिकारियों को
बुलाकर अपने विचार रखने के लिए उन्होंने स्वयं निमंत्रण भी दिया है, अपने लोग गए भी हैं। श्रीमान जी, क्या मतलब ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए है जोड़ नहीं, समाज में के संवाद, हाँ, बातचीत करने के लिए क्या कोई अभियान चलाया जाएगा? अभियान नहीं, समाज का संवाद रखना। जैसे जैसे सब कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, संवाद रखते हैं, एक समाज में रहते हैं सभी नागरिक हैं, संवाद रखना भारतीय संस्कृति की एक अच्छी पद्धति है। सबसे समाज सिर्फ संवाद तक ही नहीं, अपने जोड़ने आगे देखेंगे समाज में क्या निकलता है। मतांतरण श्रीमान जी, ये निवेदन ये है कि भी आपने माननीय ने ये अपने संभाषण में ये कहा कि अधिवक्ताओं और डॉक्टरों का भी सहयोग लिया जा रहा है और इस पर अधिवक्ताओं के लिए न्यायपालिका की जो निरंतर गिरावट हो रही है, लगातार उसमें जो कमियां आती चली जा रही हैं, इस पर क्या व्यू है? समाज के लोगों को सोचना चाहिए, इसलिए अधिवक्ता स्वयं न्यायाधीश लोगों ने भी इस विषय में आपने कुछ चिंता व्यक्त की है। अभी आज माननीय किरण रिजिजू मैं डिस्कस एक बार आपने कहा मैंने कि महिला सहभाग को बढ़ाने के लिए भी चर्चा हुई, महिला सहभाग। सरत हुई थी। ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतांतरण रोकने के लिए विधि पारिषद सालों से काम कर रहा है और फिर भी हो रहा है, तो इसके पीछे क्या संघ और विधि फेल हो रहे हैं या संस्था ये व्यवस्था ये नहीं कर रही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतांतरण रोकने के लिए क्या नहीं करता। कई समाज में आर्य समाज, धर्म जागरण विभाग, तरह तरह के लोग करते हैं, उनके साथ सहयोग करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का एक। दूसरा, मतांतरण फिर भी हो रहा है, कानून है, कई जगह पर है, कानून लागू होने चाहिए। पहले भी कानून हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में लाया था, उस प्रकार के कानून को वहां लागू करने की कई प्रकार की समस्या होगी, लेकिन वो कानून होना एक। दूसरा, मतांतरण होने के एक तो भाई घर वापसी भी कर रहे हैं, उसमें भी अच्छे प्रमाण में उसका भी अच्छा अनुभव है। तो इसलिए मतांतरण होने के कारण विदेशी सब प्रकार के संसाधन और बाकी चीजें भरपूर आती है और कुचलाकर, धोखा देकर मतांतरण करने का प्रयत्न भी होता है, जो हमारे कुछ समुदाय के अनपढ़ ऐसे जो भोले लोग हैं उनके साथ करने का एक छल भी होता है। इसलिए ये जगह जगह पर होता रहता है। हम जहां जहां अपने ताकत से हम कर रहे हैं हिंदू समाज के अन्य संगठन मिलकर, उसमें अच्छा परिणाम भी निकला है। कई जगह से हिंदू समाज के अंदर वापस आने वालों की संख्या भी बढ़ती गई। न्यायपालिका के सुदृढ़ीकरण के बारे में क्या नहीं, न्यायपालिका में रहने वाले लोगों को करना है। कैसे कोई सरकार का इसमें देखा जाए, सरकार का योगदान चल रहा है, सरकार का योगदान इसमें होता चला जा रहा है। न्यायपालिका के करने का काम, न्यायपालिका में रहने वाले लोग, उसके अनुभवी लोग, समाज की एक मुहिम चलाए। सर एक प्रश्न था, अभी दो प्रश्न बस ये पूरा प्रश्न पूछा। नहीं, आपने एक प्रश्न पूछा है, जिन्होंने नहीं पूछा उनको भी देना चाहिए। अगर आप पूछिए। मतांतरण हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लाभ जो जाति के साथ है या पैतृक लाभ है, उस पर रोक लगाने की लोग मांग रहे हैं। तो क्या संघ इस पे सोचता है कि जैसे 1857 के पहले अगर आपने कोई धर्म बदला तो आपको पैतृक संपत्ति से बाधित कर दिया जाता था? किस तरीके कोई कानून लाने की सिफारिश करेगा या सोच रहा है? नहीं, दोस्तों को व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए। अभी इस बैठक में हमने चर्चा नहीं की है, उसके लिए अलग से कुछ लीगल एक्सपर्ट वगैरह। देखिए, मतांतरण होने के दृष्टि से जो कानून है, सभी कानून को बेहतर करने के लिए विचार करना चाहिए व्यापक रूप से। उसमें आपने जो कहा उसको भी ध्यान में लेकर करना चाहिए, वो भी है। और मतांतरण होने के बाद अभी और एक प्रश्न भी आया है, अनुसूचित जाति के लोग कन्वर्ट होने के बाद उनको पहले के जो आरक्षण के लाभ मिलना चाहिए, ऐसे एक विचार कुछ लोगों ने चला है। अभी सरकार ने उसके लिए मुख्य न्यायाधीश बालकृष्ण के नेतृत्व में कमेटी बनाई। संघ ने पहले से कहा है जो मतांतरित होते हैं उनको इस प्रकार के आरक्षण के जो भी सुविधा है वो नहीं मिलना चाहिए, ये पहले से हमने कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने विषय के कारण विचार हुआ, रघुनाथ मिश्र जी के
आयोग की संस्तुति थी, उस पर चर्चा करने के लिए बालकृष्ण जी की अध्यक्षता में समिति बनाई है। उस समिति की क्या रिपोर्ट आता है, हमारे विचार तो पक्का है। सर महिला सहभाग और 2024-25 को लेकर किस तरह की चर्चा हुई है, क्या रणनीति बनी है? 2024 और 25 से 27 को शताब्दी वर्ष है, 24 में में मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 24 में चुनाव भी होना, तो महिला सहभाग को भी लेकर चर्चा हुई है कुछ, क्या महिला सहभागिता से हिंदू समाज ने अपने भारत की किसी भी कुल मिलाकर महिलाओं की सहभागिता समाज जीवन में पिछले कई वर्षों में अधिक होते गए हैं। अच्छी बात है, स्वागत किया। और महिलाओं की शिक्षा बढ़ रही है, महिलाएं समाज जीवन के हर क्षेत्र में जा रही है, सामाजिक कार्य में भी उनके निर्णय प्रक्रिया में, चिंतन प्रक्रिया में उनकी सहभागिता बढ़नी चाहिए। और घरों में भी हमने अभी देखा बहुत सारे अपने जीवन मूल्यों के संस्कृति की रक्षा करते हैं, सामाजिक समरसता